हेलो गाइस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरसीसी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 341 से क्वेश्चन नंबर 350 तक। क्वेश्चन नंबर 341, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट, एट अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन द एम्बेडमेंट लेंथ नीड नॉट एक्सीड द डेवलपमेंट लेंथ एल डी। Second statement, the condition that LD less than or equal to M1 divided by V plus L naught need not be checked for negative reinforcement. And third statement is, at least one third of the total negative reinforcement provided must extend beyond the point of inflection for a distance not less than D or 12 phi or clear span whichever is larger। तो यहाँ पर क्लियर स्पान में आप थोड़ा सा क्वेश्चन ऐड कर लो। क्वेश्चन में 1/16 ऑफ क्लियर स्पान, क्लियर स्पान का कितना होगा 1/16। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इसमें से आपको बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट होंगे। इसको हम आईएस कोड से समझते हैं। आईएस कोड 456/2000। पहले हम नेगेटिव मोमेंट को समझ लेते हैं। नेगेटिव मोमेंट रेनफोर्समेंट की क्या कंडीशन है? At least one third of the total reinforcement provided for negative moment at the support shall extend beyond the point of inflection for a distance not less than the effective depth of the member of 12 phi or 1/16 of the clear span whichever is greater। तो ये कंडीशन आपको क्वेश्चन में भी दी गई है स्टेटमेंट थर्ड में। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा और सेकंड भी करेक्ट होगा। सेकंड क्यों करेक्ट होगा? क्योंकि नेगेटिव रेनफोर्समेंट में हम ये कंडीशन चेक नहीं करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये कंडीशन किस में दी गई है, पॉजिटिव में दी गई है। पॉजिटिव मोमेंट रेनफोर्समेंट में ये कंडीशन चेक करते हैं, नेगेटिव में इस कंडीशन को चेक नहीं किया गया है। ठीक है, तो सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट होंगे और पहले वाला जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट होगा। एट अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन द एम्बेडमेंट लेंथ नीड नॉट एक्सीड द डेवलपमेंट लेंथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये कंडीशन दी गई है सी में, क्लॉज नंबर 26.2.3.3 में सी दिया गया है। वो कंडीशन आप देख सकते हो यहाँ पर। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। तो सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 341, आंसर डी इज करेक्ट। ये भी आप देख सकते हो यहाँ पर ए और बी, ये भी क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 342, in a RCC beam of width B and overall depth D exceeding 750 mm, side face reinforcement required and the allowable area of maximum tension reinforcement shall be respectively। तो इस टाइप का हम क्वेश्चन कर चुके हैं। वो क्वेश्चन अलग अलग था। एक क्वेश्चन में आपको साइड फेस रेनफोर्समेंट पूछा गया था और एक क्वेश्चन में मैक्सिमम टेंशन और मैक्सिमम कंप्रेशन रेनफोर्समेंट। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं इसको आईएस कोड से। आईएस कोड 456/2000, क्लोज नंबर 26.5, रिक्वायरमेंट ऑफ रेनफोर्समेंट फॉर स्ट्रक्चरल मेंबर्स। तो पहला हम देखते हैं इसमें 26.5.5, 26.5.1 में बीम्स। बीम में भी पहला हम देखेंगे टेंशन रेनफोर्समेंट। ठीक है, उसके बाद कंप्रेशन रेनफोर्समेंट और साइड फेस रेनफोर्समेंट। टेंशन रेनफोर्समेंट में मिनिमम रेनफोर्समेंट कितना होगा? द मिनिमम एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट शेल बी नॉट लेस देन डेट गिवन बाय द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको फॉर्मूला दिया गया है ए एस, तो ये मिनिमम रेनफोर्समेंट होगा बी डी 0.85 डिवाइडेड बाई एफ वाई, और इन सब की यहाँ पर आपको मीनिंग्स दी गई है। मैक्सिमम रेनफोर्समेंट कितना होगा? द मैक्सिमम एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट shall not exceed 0.04 BD। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? टेंशन रेनफोर्समेंट कितना हो जाएगा? 0.04 BD। ठीक है, यदि आपको एक भी पता है तो आप यहाँ पर करेक्ट आंसर लगा सकते हो। तो ये तो हमारा हो जाएगा टेंशन रेनफोर्समेंट मैक्सिमम, और मिनिमम भी हमने देख लिया। मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा वो देख लेते हैं। कंप्रेशन रेनफोर्समेंट, द मैक्सिमम एरिया ऑफ कंप्रेशन रेनफोर्समेंट shall not exceed 0.04 BD। Compression reinforcement in beams shall be enclosed by stirrups for effective lateral restraint
द अरेंजमेंट ऑफ स्टीरअप्स शेल बी एज स्पेसिफाइड इन 26.5.3.2। तो इसमें आपको यही याद रखना है कि कंप्रेशन रेनफोर्समेंट मैक्सिमम कितना होता है 0.04 BD और टेंशन भी उतना ही होगा, दोनों सेम होंगे। साइड फेस रेनफोर्समेंट का हम देख लेते कब यूज होता है। वेयर द डेप्थ ऑफ द वेव इन अ बीम exceeds 750 mm, साइड फेस रेनफोर्समेंट शेल बी प्रोवाइडेड along द टू फेसेस। तो एक क्वेश्चन यहाँ से ये बन जाता है कि साइड फेस रेनफोर्समेंट का यूज कब करते हैं, जब डेप्थ कितनी हो 750 mm से अधिक हो, तब हम साइड फेस रेनफोर्समेंट का यूज करते हैं। ये भी एक क्वेश्चन आया था। द टोटल एरिया ऑफ सच रेनफोर्समेंट shall be not less than 0.1% of the wave area and shall be distributed equally on two faces at a spacing not exceeding 300 mm or wave thickness whichever is less। तो ये कंडीशन आप देख सकते हो, साइड फेस एनफोर्समेंट कितना होगा 0.1%। क्वेश्चन नंबर 342, ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 343, in limit state design of reinforced concrete deflection is computed by using। लिमिट स्टेट डिजाइन से यदि हम रेनफोर्स कंक्रीट को डिजाइन करते हैं तो उसमें हम डिफ्लेक्शन किसके द्वारा कंप्यूट करते हैं, इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस, सेकेंड मॉडुलस, टेंजेंट मॉडुलस, या ऑप्शन डी शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म वैल्यूज ऑफ यंग्स मॉडुलस। इसको आईएस कोड से देखते हैं, पेज नंबर 88 एंड 89। शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन और लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन इन दोनों के फॉर्मूले दिए गए हैं पेज नंबर 88 और पेज नंबर 89, आईएस कोड 456/2000। शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन मीन्स द इमीडिएट डिफ्लेक्शन आफ्टर कास्टिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल और फुली सर्विस लोड। वो क्या कहलाएगा, उस समय जो डिफ्लेक्शन होगा, इमीडिएट डिफ्लेक्शन जो होगा वो कहलाएगा शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन। लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन occurs over a long period of time largely due to shrinkage and creep of the material। मटेरियल के श्रिंकेज और क्रीप के कारण जो डिफ्लेक्शन होगा वो कहलाएगा लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन। दो प्रकार के डिफ्लेक्शन है और ये दोनों के फॉर्मूले आपको पेज नंबर 88 और 89 में मिल जाएंगे। द शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन में बी कैलकुलेटेड यूजिंग मेथड्स फॉर इलास्टिक डिफ्लेक्शंस यूजिंग द शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कॉन्क्रीट एंड इफेक्टिव मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यदि शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन निकालना है तो हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, इलास्टिक डिफ्लेक्शन मेथड से कैलकुलेट करेंगे और उसमें यूज किया जाता है शॉर्ट टर्म मॉडुलस और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इन दोनों का यूज किया जाता है। तो शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन के लिए शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूज करेंगे, ठीक है, और लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन के लिए लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूज करते हैं, जिसकी वैल्यू क्या होती है EC डिवाइडेड बाय 1 प्लस थीटा, और थीटा है क्रीप कोएफिशिएंट। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर आपको इजी वे में समझा दिया है। यदि आप आईएस कोड से देखोगे पेज नंबर 88 और 89 में तो आपको मुझे नहीं लगता कुछ समझ में आएगा, क्योंकि उसमें इतनी डिफिकल्ट लैंग्वेज दी गई है, इतनी टफ लैंग्वेज है, आपको समझना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि वहाँ पे फॉर्मूले भी ऐसे दिए गए हैं जो कि कभी एग्जाम में, मुझे नहीं लगता कि एग्जाम में ऑब्जेक्ट में पूछे जाएंगे। फिर भी आप एक बार देख लेना पेज नंबर 88 और 89, आईएस कोड 456/2000। इसमें हम समझ लेते हैं इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस क्या होगा, टेंजेंट मॉडुलस और सेकेंड मॉडुलस, ये तीन भी आपको ऑप्शन में दिए गए हैं, ठीक है। पहले हम आंसर देख लेते हैं। इन लिमिट स्टेट डिजाइन ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट डिफ्लेक्शन इज कंप्यूटेड बाय यूजिंग। डिफ्लेक्शन किससे निकालते हैं हम, शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन से भी निकालते हैं। लॉन्ग टर्म दो प्रकार के डिफ्लेक्शन होते हैं और दोनों में किसका यूज किया जाता है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म वैल्यूज ऑफ यंग्स मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्वेश्चन नंबर 343, आंसर डी इज करेक्ट। इसमें ए बी और सी दिया गया है, इसको भी हम देख लेते हैं। इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस क्या होगी, जब हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाते हैं, ठीक है, तो इसमें इनिशियली जो कर्व बनेगा, यहाँ पर जो टेंजेंट होगी वो कहलाएगी इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस। ये जो एंगल होगा, ठीक है, इस कर्व में जब इनिशियल पॉइंट पर हम टेंजेंट बनाते हैं उस टेंजेंट को कहा जाता है इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस, या जो स्लोप होगा वो कहलाएगा इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस। इसी प्रकार से टेंजेंट मॉडुलस एट स्ट्रेस,
किसी भी स्ट्रेस पे, ठीक, ये स्ट्रेस है, स्ट्रेस पे यदि हम इस कर्व पे टेंजेंट बनाएंगे, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो वो टेंजेंट जो स्लोप बनाएगी, ठीक है, हॉरिजॉन्टल से जो स्लोप बनाएगी, वो स्लोप क्या होगा, टेंजेंट मॉडुलस एट स्ट्रेस। क्योंकि मॉडुलस आपको पता है मॉडुलस क्या होती है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, ठीक है, तो जो स्लोप होगा वही क्या होगा, मॉडुलस। और इस पॉइंट को ओरिजिन से जब मिलाते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, सेकेंड मॉडुलस फॉर द स्ट्रेस सिग्मा। तो ये तीनों आप देख सकते हो यहाँ पर मॉडुलस दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 344। एज पर IS 456 1978, हम इसको 2000 से समझेंगे, उसका भी आंसर सेम होगा। द वर्टिकल डिफ्लेक्शन लिमिट फॉर बीम्स में जनरली बी एज्यूम्ड टू बी सेटिस्फाइड provided that the ratio of span to effective depth of the continuous beam of span up to 10 मीटर is not to be greater than, यदि स्पान 10 मीटर से कम है, ठीक है, या 10 मीटर तक है, तो आपको स्पान टू इफेक्टिव डेप्थ का रेशियो बताना है कंटिन्यूस बीम के लिए। तो हम तीनों बीम के लिए देख लेंगे, कंटिन्यूस के लिए कितना होता है, सिंपली सपोर्टेड के लिए कितना होगा, और कैंटिलीवर के लिए कितना होगा। और उसमें दो कंडीशन हम देखेंगे, यदि स्पान अप टू 10 मीटर है या ग्रेटर देन 10 मीटर है। तो यहाँ पर आपके 6 फॉर्मूले हो जाएंगे टोटल। क्लोज नंबर 23.2.1, द वर्टिकल डिफ्लेक्शन लिमिट्स में जनरली बी एज्यूम्ड टू बी सेटिस्फाइड प्रोवाइडेड that the span to depth ratio are not greater than the values obtained as below. First, basic values of span to effective depth ratio for span up to 10 मीटर। यदि स्पान 10 मीटर तक है तो कैंटिलीवर के लिए स्पान और इफेक्टिव डेप्थ का रेशियो कितना हो जाएगा, स्पान टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो कैंटिलीवर के लिए 7 होगा, सिंपली सपोर्टेड 20 और कंटिन्यूस के लिए 26। आपको यही पूछा गया है क्वेश्चन में, कंटिन्यूस के लिए कितना होगा, 26। सेकेंड केस, फॉर स्पान्स अबाउट 10 मीटर, यदि स्पान 10 मीटर से अधिक है, द वैल्यूज इन ए, मतलब ए में जो वैल्यू दी गई है आपको 7, 20, 26 में बी मल्टीप्लाइड बाय 10 इंटू स्पान, इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 बाय स्पान से, इन मीटर्स एक्सेप्ट फॉर कैंटिलीवर इन विच केस डिफ्लेक्शन कैलकुलेशन शुड बी मेड। कैंटिलीवर को छोड़कर इन दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 बाय स्पान का। क्वेश्चन नंबर 344 ऑप्शन बी इज करेक्ट, 26। क्वेश्चन नंबर 245, negative moment in reinforced concrete beams at the location of supports is generally much higher than the positive span moment. This is primarily due to curvature at the supports being। आपको क्वेश्चन में पूछा है कि एक रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम है, ठीक है, उसमें नेगेटिव मोमेंट सपोर्ट पर ज़्यादा होता है, किसके कंपेयर में, पॉजिटिव मोमेंट जो कि स्पान पर है। एक बीम है, ठीक है, एक बीम है, इस बीम पर यदि हम बात करते हैं, कंटिन्यूस बीम है, इस बीम पर सपोर्ट पर जो नेगेटिव मोमेंट होता है वो इस स्पान के मोमेंट से ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है, उसका कारण आपको पूछा गया। उसका कारण ये होता है कि जो सपोर्ट पर कर्वेचर होगा वो कर्वेचर ज़्यादा होता है किसके कंपेयर में, स्पान के कंपेयर में। दिस इज प्राइमरली ड्यू टू द कर्वेचर एट द सपोर्ट्स बीइंग वेरी हाई। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 346, दो लिस्ट आपको दी गई है, लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकेंड। लिस्ट फर्स्ट में स्ट्रेस, सेकेंड में नेचर उसका दिया गया है। फर्स्ट है बॉन्ड स्ट्रेस। बॉन्ड स्ट्रेस क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल शियर स्ट्रेस है। बॉन्ड स्ट्रेस क्या होगी, स्टील और कॉन्क्रीट के बीच में जो बॉन्डिंग होती है, ठीक है, वो बॉन्ड स्ट्रेस कहलाएगी। और एक वो क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल शियर स्ट्रेस, उसका नेचर क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल शियर स्ट्रेस। सेकेंड थर्मल स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेस लीनियर होती है। हुप स्ट्रेस ये सर्कमफेरेंशियल होगी। और लास्ट है टॉर्सनल स्ट्रेस। टॉर्सनल स्ट्रेस होती है जीरो एट द सेंटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन। यदि एक क्रॉस सेक्शन है तो उसके सेंटर पे क्या होगी, टॉर्सनल स्ट्रेस जीरो होगी। क्यों जीरो होगी, क्योंकि इसमें कोई टॉर्सन नहीं होगा, इसका ट्विस्टिंग नहीं होगी। ट्विस्टिंग सिर्फ किसकी होगी, अपर फाइबर की, ठीक है, जो अपर फाइबर है उनकी ट्विस्टिंग होती है, सेंटर की ट्विस्टिंग नहीं होगी, इसलिए सेंटर पर टॉर्सनल स्ट्रेस क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है।
तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, ए के लिए फोर्थ, बी थर्ड, सी सेकेंड और डी फर्स्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 346 ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये आपको डेफिनेशन है, याद रखना है यहाँ पर स्ट्रेस और उसका नेचर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 347, इन द कन्वेंशनल प्री स्ट्रेसिंग द डायगोनल टेंशन इन कॉन्क्रीट। द डायगोनल टेंशन इन कॉन्क्रीट क्या होते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं या डिक्रीज हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 347 ऑप्शन बी करेक्ट होगा, डिक्रीजेस। क्वेश्चन नंबर 348, बीम सेक्शंस ऑफ reinforced concrete designed in accordance with ultimate strength or limit state design approach as compared to section designed by working stress method for the same condition of load and span and the same width usually have। यहाँ पर आपको कंपेयर करना है कि यदि किसी सेक्शन को हम डिज़ाइन करते हैं अल्टीमेट स्ट्रेंथ या लिमिट स्टेट डिज़ाइन से, और एक उसी सेक्शन को सेम विड्थ और सेम स्पान है, ठीक है, और सेम लोड कंडीशन दी गई है, यदि उसको डिज़ाइन किया जाता है WSM से। फिर से इसको समझ लो, एक सेक्शन है उसमें लोडिंग कंडीशन सेम है, स्पान भी उसका सेम है और उसकी चौड़ाई भी सेम है। यदि उसको डिज़ाइन किया जाता है लिमिट स्टेट या अल्टीमेट स्ट्रेंथ से, ठीक है, और एक हम डिज़ाइन करते हैं WSM से, वर्किंग स्ट्रेस मेथड से, तो आपको कंपेयर करना दोनों में क्या कंपैरिजन होगा। तो फ्रेंड्स पहले जो मेथड थी वो कौन सी थी, WSM। ये ओल्ड मेथड है, ये पुरानी मेथड है। जब रेनफोर्समेंट का ज़्यादा नॉलेज नहीं था, जब रेनफोर्समेंट के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं था, उस समय WSM का यूज़ किया जाता था। WSM method was used in old days when the knowledge about reinforcement was unknown. Hence, to make safe and serviceable structures, the depth was increased and hence amount of concrete used was more, making it expensive. तो उस समय क्या किया जाता था, जब रेनफोर्समेंट के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं था, तो स्ट्रक्चर को सेफ बनाने के लिए उसकी डेप्थ को इंक्रीज किया जाता था। इसका मतलब जो WSM से स्ट्रक्चर बनते थे उनकी डेप्थ ज़्यादा होती थी, क्योंकि उसमें रेनफोर्समेंट कम यूज़ किया जाता था, उसकी डेप्थ क्या होती थी, ज़्यादा होती थी। लेकिन LSM और अल्टीमेट स्ट्रेंथ मेथड में डेप्थ कम होती है। तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, LSM और अल्टीमेट स्ट्रेंथ मेथड में स्मॉलर डेप्थ होती है और रेनफोर्समेंट अधिक होता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 348 ऑप्शन सी इज करेक्ट। Question number 349, a doubly reinforced beam is considered less economical than a singly reinforced beam because doubly reinforcement सस्ती होती है सिंगली के कंपेयर में, क्यों, उसका कारण क्या होगा। The doubly reinforced beam section is needed। तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि डबली रेनफोर्समेंट बीम की आवश्यकता क्यों होती है। फर्स्ट पॉइंट, व्हेन डेप्थ ऑफ द सेक्शन इज रिस्ट्रिक्टेड, मतलब डेप्थ को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि डेप्थ हम ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, एंड द स्ट्रेंथ अवेलेबल फ्रॉम अ सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन इज इनएडिक्वेट। फिर डेप्थ को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि डेप्थ एक फिक्स कर दी, इससे डेप्थ आप ज़्यादा नहीं रख सकते हो, और सिंगली की स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, सिंगली बीम है उससे हमें स्ट्रेंथ नहीं मिल पा रही, तो उस केस में हम क्या करते हैं, डबली रेनफोर्स बीम का यूज़ करते हैं। डबली रेनफोर्समेंट में क्या होगा, कंप्रेशन में भी स्टील लगाया जाता है, ठीक है, टेंशन में तो लगता ही है स्टील, लेकिन उसमें कंप्रेशन में भी स्टील का यूज़ किया जाता है। व्हेन मेंबर्स, सेकेंड पॉइंट, एट सपोर्ट ऑफ अ कंटिन्यूअस बीम आर स्लेब वेयर बेंडिंग मोमेंट चेंजेस साइन। सपोर्ट पर बीम या स्लेब के जहां पर बेंडिंग मोमेंट का साइन चेंज होता है, वहां पर भी हम डबली रेनफोर्स बीम का यूज करते हैं। थर्ड, व्हेन मेंबर्स आर सब्जेक्टेड टू ऑल्टरनेट एक्सटर्नल लोड्स एंड द बेंडिंग मोमेंट इन द सेक्शन रिवर्स सच एस कॉन्क्रीट पाइल्स एक्सेट्रा। ऑल्टरनेट एक्सटर्नल लोड की कंडीशन में हम क्या करते हैं, डबली रेनफोर्समेंट की आवश्यकता होती है। फोर्थ पॉइंट, when the members are subjected to loading eccentric to either side of the axis, such as in columns subjected to wind loads। यदि मेंबर पर एसेंट्रिक लोड है, मतलब एक्सिस पे लोड नहीं है और एक्सिस से कुछ डिस्टेंस पे है, कुछ एसेंट्रिसिटी पर है, तो उस केस में भी हमें डबली रेनफोर्समेंट की आवश्यकता होती है।
और लास्ट पॉइंट है व्हेन द मेंबर्स आर सब्जेक्टेड टू एक्सीडेंटल लेटरल लोड्स, शॉक और इम्पैक्ट, उस कंडीशन में भी डबली रेनफोर्समेंट की आवश्यकता होगी। और डबली रेनफोर्समेंट में कंप्रेशन और टेंशन जोन, ठीक है, ये आप समझते होंगे, ये क्रॉस सेक्शन है न्यूट्रल एक्सिस, उसके ऊपर वाला जो जोन होता है वो कंप्रेशन जोन होगा और नीचे वाला जोन होगा टेंशन जोन। कैंटिलीवर को छोड़ के, कैंटिलीवर में इसका उल्टा होता है, कैंटिलीवर को यदि हम कंसिडर नहीं करेंगे तो दूसरी जो बीम होती है या स्लेब होगी उस केस में क्या होता है, अपर पोर्शन में क्या होगा, कंप्रेशन होगा और लोअर में टेंशन होता है। तो डबल रेनफोर्समेंट में क्या किया जाता है, लोअर पोर्शन में तो स्टील का यूज करते ही है लेकिन अपर में भी यूज करते हैं। इसका मतलब कंप्रेशन में जो स्टील होगी वो क्या होगी, अंडर स्ट्रेस्ड होगी। क्वेश्चन नंबर 349 ऑप्शन डी इज करेक्ट, कंप्रेसिव स्टील इज अंडर स्ट्रेस्ड, मतलब उसका भी यूज किया जाता है जो कंप्रेशन में स्टील लगी हुई है। क्वेश्चन नंबर 349 ऑप्शन डी इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 350। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ स्टील यूज्ड फॉर प्री स्ट्रेसिंग इज नियरली, अल्टीमेट स्ट्रेंथ स्टील की कितनी होगी जिसका हम यूज करते हैं प्री स्ट्रेसिंग में। हाई टेंसाइल स्टील आर कॉमनली यूज्ड इन प्री स्ट्रेस्ड कॉन्क्रीट मेंबर्स and ultimate strength of high tensile steel is equal to 2100 Newton per mm square. Therefore, the losses of pre-stress due to shrinkage and creep with a stress of 200 Newton per mm square is restricted. हाई टेंसाइल स्टील का यूज किया जाता है प्री स्ट्रेस में क्योंकि वहां पर लॉसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। लॉसेस श्रिंकेज और क्रीप के कारण जो लॉसेस होगा उसको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए हाई टेंसाइल स्टील का यूज किया जाता है और उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ कितनी होगी, 2100 न्यूटन पर mm स्क्वायर, इसके आसपास होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन यदि आप देखोगे तो ऑप्शन आपको डी दिखाई देगा जो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 350 ऑप्शन डी इज करेक्ट। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल पे नए हो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।